बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ इस यूनिट की जो पोइम है एमिली डिकिंसन की, उसको मैंने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शेयर किया था। मुकम्मल हर स्टेंजा को डिफ़ाइन किया था, उसे आपको समझाया है। फिर इस पोइम में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, जिन्हें आप लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट 1 में हमने क्लियर कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पांचों स्टेंजा की आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ आपको गाइड करूंगा कि आपने अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद इस पोइम से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इनसाइड से पोइम से कौन से बन सकते हैं, पोइम के अंदर से, या आउटसाइड जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको मैंने इंतहाई आसान तरीके से हर स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक लिखा है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस पोइम से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच से एमसीक्यूज़ बने तो वो किस तरह के बन सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिन्हें आप सिनोनिम्स भी कहते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे। तो आज के इस टॉपिक को मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ ये बाकी चीज़ें भी शेयर कर देता हूँ। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, हर स्टेंजा को मैं जो है पहले तो ट्रांसलेशन के साथ आपको बता चुका हूँ। फिर आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए स्टेंजा के साथ उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की है। स्टेंजा नंबर 1 अलग से है, फिर स्टेंजा नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो स्टेंजा नंबर 1 में मैं रेफरेंस जो होगा और कॉन्टेक्स्ट होगा ये हर स्टेंजा का सेम होगा, ठीक है। तो रेफरेंस में आपने याद रखना है, जब भी आपने ये लाइन लिखनी है तो पोइम का नाम आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, और जो लेटर कैपिटल है उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये नंबर तभी आपको रेफरेंस के 2 नंबर पूरे मिलते हैं अगर आपने पोइम का नाम और इसके पोइट का नाम अच्छा लिखा, अच्छे से मुराद है कि इसकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। जो लेटर कैपिटल है पोइम में आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, वो आपने इसी तरह लिखना है। और पोइम का नाम कामा के अंदर आएगा, और जो पोइट होगा या पोइटेस होगी उसका नाम विदाउट कामा लिखना है। ये चीज़ें आप पूरी लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आपको रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है रेफरेंस में। ये रेफरेंस हर स्टेंजा का सेम होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट में जो इस पोइम का मरकज़ी ख्याल होता है, ये पोइम जो है ये क्या ज़ाहिर क्या करती है, ये पोइम लिखने का मकसद क्या है, इस पोइम से आपने हासिल क्या किया है, वो आपने 4 से 5 लाइनों में बताना होता है। और रेफरेंस की भी ट्रांसलेशन ऐड है। कॉन्टेक्स्ट इस पोइम का दिया गया तो उसको भी ट्रांसलेशन के साथ दिया गया है। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन को इंतहाई इजी वर्डिंग के साथ बयान किया गया। एक्सप्लेनेशन में आपने याद रखना है कि जब भी आपने एक्सप्लेन करना है तो वही स्टेंजा जो यहाँ पे आपको गिवन है, इसी स्टेंजा को आपने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो स्टार्ट में ही यहीं पे आप लिख दिया करें इन द अबव मेंशन्ड लाइंस या इन द गिवन लाइंस। तो आप ये सेंस देते हैं पेपर चेकर को या एग्जामिनर को कि हमें इतना कंसेप्ट है कि हमने एक्सप्लेनेशन जो देनी है वो उन्हीं लाइंस की देनी है जो लाइन हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। एक्सप्लेनेशन आसान सी ऐड है। और फिर ख़ास तौर पे अच्छे नंबरों के लिए आपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अगर स्टेंजा नंबर 1 है तो स्टेंजा नंबर 1 में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो हर स्टेंजा की साथ साथ मेंशन की हुई है। तो अच्छे नंबरों के लिए आपने इसे लाजमी लिखना है। रेफरेंस के 2 नंबर होंगे, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का होगा और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। तो अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच को आपने लाजमी ऐड करना है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लगती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर स्टेंजा नंबर 2 है, वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ लिखा हुआ है। पोइम आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। फिर इसका जो रेफरेंस है वो आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। सेम रेफरेंस होगा जो आपको मैंने स्टेंजा नंबर 1 में बताया। कॉन्टेक्स्ट भी उसका सेम है, विद उर्दू ट्रांसलेशन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हर स्टेंजा की डिफरेंट होगी, क्योंकि हर स्टेंजा में अलग बात बताई गई है। तो आपने 3-4 मैंने लाइनें इसीलिए ऐड की हैं ताकि बच्चों को याद करने में हर एक लेवल का बच्चा 2 नंबर के लिए आपकी एनफ है। मज़ीद आप इसे एक्सप्लेनेशन में ना जाएं। और फिगर्स ऑफ स्पीच हर स्टेंजा की आपने साथ साथ लाजमी नोट करनी है।
मैं इनको समझा भी चुका हूँ पार्ट 1 में, आप वो नोट भी कर सकते हैं, वहाँ से समझ भी सकते हैं। और स्टैंजा नंबर 3 ये भी जो है उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है, फिर रेफरेंस इसका भी सेम है। कॉन्टेक्स्ट, हर पोइम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, जो भी स्टैंजा हो, लेकिन एक पोइम का एक ही रेफरेंस होगा, एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। एक्सप्लेनेशन जो स्टैंजा है उसके मुताबिक चेंज होती रहती है। और फिर जैसे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है तो वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है। ये एक्सप्लेनेशन बाकी सारे स्टैंजा से चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो बात बताई गई है वो डिफरेंट है सेकंड स्टैंजा से या फर्स्ट स्टैंजा से। इसके बाद इसकी जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपने लाजमी नोट करनी है। स्टैंजा नंबर 4 उर्दू ट्रांसलेशन के साथ है, फिर इसी का रेफरेंस सेम है। ये सब स्टैंजा के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम आएंगे, वही उर्दू की ट्रांसलेशन बार बार ऐड की हुई है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिफरेंट होगी। शुरू में आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है इन द गिवन लाइंस या इन द अबव मेंशन्ड लाइंस। मेंशन्ड MENTIONED, मेंशन्ड के बता रहे हैं कि आप जो ऊपर दी गई लाइंस है वो हम जो है एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच स्टैंजा नंबर 4 की आपने एज इट इज़ ऐड करनी है। फिर उसके बाद स्टैंजा नंबर 5 की जो उर्दू की ट्रांसलेशन है, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, फिर उसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, हर एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश की है 3 से 4 लाइनों की बने, ताकि हर लेवल का बच्चा इसे आसानी से तैयार कर ले। 2 नंबर होते हैं, इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 नंबर के लिए अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड करते हैं तो आप ये कंसेप्ट देते हैं एग्जामिनर को कि आपने इस पोइम को डीपली स्टडी किया है। ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर है। फिर जो पोइम के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज से आप देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को जो आपकी एक्सरसाइज में लिखा है उर्दू की ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ताकि आपको समझ लग सके कि हमें क्या सवाल पूछा गया है। फिर उसके बाद है हर क्वेश्चन को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कुछ को मैंने 2 कैटेगरी में भी डिवाइड किया है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं या जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं तो वो उनके लिए अलग आंसर लिखा है, उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है, याद करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद देखें बी और सी, बी जो बच्चे एवरेज है और सी वो बच्चे जो बच्चे समझते हैं कि हमें क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते, 1 लाइन या 1.5 लाइन हमारे लिए इनफ है। तो इससे पहले भी यूनिट नंबर 1 में भी जो मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज शेयर की है वो हर तरह के बच्चे के जो मेंटल लेवल है उसको मैंने सामने रखकर उसी तरह के मैंने आंसर लिखे हैं। तो यूनिट नंबर 2 भी सेम अपलोड किया हुआ है। पोइम में भी जो क्वेश्चन आंसर है सेम आपको ऐसे ही मिलेंगे, और आपकी आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए ए ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद जो बी और सी है ये एवरेज, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन तीनों में से कौन सा तैयार करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी भी उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड है। फिर उसके बाद जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो बी और सी ये भी एवरेज और बिलो एवरेज है। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप यूनिट के हिसाब से अब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यूनिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और जो जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चलेंगे तो वो सारे चैप्टर आप लोगों के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। जो चीज़ आपको जहाँ से भी आसान लगती है आप वहीं से तैयार करें, और क्वेश्चन आंसर लाजमी आपने, चाहे पोइम के हों, चाहे आपने अलग से क्वेश्चन आता है पोइम के क्वेश्चन का, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो लेसन के क्वेश्चन अलग बनेंगे, पोइम के क्वेश्चन अलग बनेंगे, और प्ले के क्वेश्चन अलग बनेंगे। तो पोइम आपकी मैक्सिमम 3 पोइम जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड है। तो 3 क्वेश्चन को, जो पोइम के क्वेश्चन हैं उनको आपने लाजमी अच्छे से तैयार करना है। ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एनफ है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आगे ये उर्दू की ट्रांसलेशन आपकी आसानी के लिए
क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हर क्वेश्चन को आपने अपने मेंटल लेवल को मद्देनज़र रखकर इसे अटेम्प्ट करना है, उसके मुताबिक लिखना है। बाकी कोई भी ये स्टूडेंट ना सोचे कि शायद जो है मैं इस क्वेश्चन को तैयार करूँगा कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी या सी है, तो इससे मेरे नंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। ये जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर, हर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंसर लिखा है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको 2 के 2 नंबर पूरे मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश की वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी आसान और मुश्किल रखी गई है। आगे क्वेश्चन इनसाइड चैप्टर से मतलब ये है कि हर स्टेंजा के मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हर स्टेंजा को अलग अलग जो भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इनसे बाद कोई क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा। तो स्टेंजा नंबर 1 के ये टोटल हर स्टेंजा से 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको दिए गए हैं। इसमें ए और बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन नहीं है। तो इन दोनों में जो भी चॉइस आपके पास है, तो चूँकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करते हैं, इन साइड चैप्टर से बहुत कम बच्चे तैयार करते हैं, इसलिए मैंने इन साइड चैप्टर से यहाँ पे 3-3 आंसर नहीं दिए। आपकी दोनों में से जो चॉइस आप उसको तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेंजा नंबर 2 में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन हर स्टेंजा से आपके लिए तैयार किए गए हैं और इनके अलावा इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन आपकी इस पोइम से रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 है। इन क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड है आपकी आसानी के लिए। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे तो आप उर्दू को देख के उसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। और हर स्टेंजा अगर आप इन साइड चैप्टर से तैयार करते हैं तो हर स्टेंजा के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। अगर आप इन साइड चैप्टर से तैयार नहीं करते, सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो काफ़ी चांसेस ये होते हैं कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा इन साइड चैप्टर से जो भी यूनिट 1 है, 2 है, या आपने पोइम तैयार किया या यूनिट नंबर 4 है, 5 है, तो इन साइड क्वेश्चन तैयार करने से ये ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके वो पेपर में रिपीट होंगे और आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन का पोर्शन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। जो बच्चा सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करेगा तो ये हरगिज़ ना वो सोचे कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने से उसका सारे का सारा पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन मैं हर यूनिट में शेयर कर रहा हूँ। इन साइड चैप्टर से क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ, जो आउटसाइड है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी शेयर कर रहा हूँ। तो कोशिश करें, आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, एक एक लाइन के आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन को आप उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को लाजमी सीखा करें, लाजमी इसे समझा करें और जो एक एक लाइन का आंसर दिया है, ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप बेशक आप उसे तैयार किया करें। तो ये सारे जो है पोइम के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका पोइम का और लास्ट टेंस है, तो इसके मुताबिक आंसर ए करें या बी करें, या आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ये ऑब्जेक्टिव में 3 पार्ट में पेपर आपका डिवाइड होगा। ये मैंने स्मार्ट सिलेबस अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने पेपर पैटर्न भी कंप्लीट बताया हुआ है। तो 3 पार्ट पे आपका डिवाइड होगा, ए, बी और सी। ए पार्ट आपका वर्ड सिनोनिम्स का होगा और जो बी पार्ट होगा ये वो एमसीक्यूज़ रिपीट होंगे। लेसन से भी पूछे जा सकते हैं, पोइम से भी पूछे जा सकते हैं, प्ले से भी पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 के हो गया, 2 के हो गया और ये अभी आपके साथ 3 मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट आपको इसी तरह शेयर करूँगा विद आंसर। आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा उसके आगे टिक लगे हुए हैं। तो आपने आपके पास अगर बुक मौजूद है तो आप वहाँ से भी तैयारी करें। जो भी सोर्स आपके पास है, जो भी आपके पास मीन है, जो भी ज़रिया आपके पास है, लाजमी उसे तैयार करें। पोइम के इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूनिट नंबर 1 और 2 या जो लेसन के यूनिट्स हैं। तो पोइम के एमसीक्यूज़ भी आपने लाजमी तैयार करने हैं। इसके अलावा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी, जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें भी आपको मैंने समझाया सारा। तो सबसे पहले इसको सीखने आप लाजमी कोशिश करनी है।
फिगर्स ऑफ स्पीच को समझना है, एग्जांपल के साथ मैंने समझाया हुआ है। मैंने सारी फिगर्स ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं की, सारी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताई नहीं है, सिर्फ 3 या 4 जो इस पोइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो शेयर की हैं। आपने हर फिगर ऑफ स्पीच को पहले समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये एमसीक्यूज़ चाहे जिस तरह के भी बनते हैं तो आप इंशाल्लाह ताला खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। आप याद रखना, जो एमसीक्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये कभी भी एनफ नहीं है। हो सकता है कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहीं से बने, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से एमसीक्यूज़ ना भी रिपीट हो। लेकिन अगर आपने लेसन को अच्छा पढ़ा होगा, पोइम को अच्छा पढ़ा होगा, आपने प्ले को अच्छा पढ़ा होगा, तो चाहे किसी तरह का भी एमसीक्यूज़ बनता है, आप इस काबिल ज़रूर हो जाओगे कि उस एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये एमसीक्यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच से भी आपके क्लियर हो चुके हैं। और लास्ट जो पोर्शन हमारा वर्ड्स डिफ़िकल्ट जो मीनिंग है, ये आपको पता है एक ये 10 नंबर का पोर्शन आएगा आपका, और ये डिवाइड होती है लेसन से। आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो बनेंगे, पोइम से भी बनेंगे और प्ले से भी बनेंगे। लेसन से 4 बनेंगे, प्ले से भी 4 बनेंगे, और 3 जो सिनोनिम्स होंगे वो पोइम से बनेंगे। पोइम का मतलब ये है, जो वर्ड आपको बता रहा हूँ विद आंसर शेयर कर रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, और काफ़ी ब्राइट चांसेस है कि इंशाल्लाह ताला जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज़ भी शेयर होंगे, इन्हीं के अंदर से सिनोनिम्स भी शेयर होंगे। क्वेश्चन आंसर और कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितना काम या जितनी एफर्ट आप लोगों के लिए की जा रही है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट है। आज पोइम को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। हर एक चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यूनिट नंबर 1 की इंग्लिश के हवाले से जो चीज़ें हैं वो तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है, इस इंग्लिश से रेलिवेंट कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जितनी आसान से आसान अल्फाज में वज़ाहत हो सकी वो मैं करूँगा। अगर आपको लगता है कि जो काम मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिट नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, या जिस भी यूनिट का अगर आपको आसान लगता है, तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ आपके इल्म में बरकतें अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।